Good morning, students. Morning, sir. Morning, sir. मॉर्निंग सर। सर तो आप लोगों का लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था? Proteins का non-patogenic amino acids. अच्छा, अमीनो एसिड के बारे में बताया था। हाँ? Yes, sir. चलो आप लोग हेडिंग कर लो, वहां पे एक सब हेडिंग कर लेना और सब हेडिंग में आप लोग लिख लेना ज़्विटर आयन। और बच्चों, या तो हम इसे हाइब्रिड आयन भी कहते हैं। ज़्विटर आयन या हाइब्रिड आयन। तो इसमें आप लोग पहला पॉइंट लिख लेना, द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स changes with change in pH. The structure of amino acid changes with change in pH. तो बच्चों, ये लाइन आप लोगों को एनसीईआरटी से याद रखना है। सर ये आज का पहला टॉपिक है। हाँ हाँ, तो ये पहला लाइन है एनसीईआरटी का और इसको मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ इसका मतलब क्या है। तो देखो, इसमें अमीनो एसिड्स have positive charge at low pH. At low pH. So suppose यहाँ पे आप लिख लेना like 2 pH. Amino acid have positive charge at low pH and negative charge at high pH. तो बच्चों, इसमें आप लिख लेना जैसे like हम लिखेंगे 10 pH। और नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना the form of amino acid that has both positive and negative charge the form of amino acid that has both positive and negative charge is called as zwitterine. The form of amino acid that has both positive and negative charge is called as zwitterine. Or next point, लिख लेना the pH. The pH at which zwitterine is formed is called as isoelectric pH. Is called as isoelectric pH. That is, या isoelectric pH को हम लोग शॉर्टली PI से भी डिनोट करते हैं। That is usually around the neutral pH. तो जो न्यूट्रल pH 7 होगा तो उसी के आसपास ही रहता है ये आइसोइलेक्ट्रिक pH।
क्लियर? तो लिख लेना आप, ज़्विटर आयन इज वाटर insoluble. Water insoluble, and the net charge on Zwitter ion. बच्चों कोई बताएगा मुझे नेट चार्ज क्या होगा Zwitter ion पे? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा? जीरो होगा। जीरो होगा, बिकॉज इसमें बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, और इसीलिए नेट चार्ज जो है वो उसमें जीरो होगा। तो अब जब हम लो पीएच पे अमाइनो एसिड को रख लेंगे तो पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर हाई पे रख लेंगे नेगेटिव चार्ज होगा, और अगर न्यूट्रल पीएच के आसपास रखें तो उसमें दोनों चार्ज आता है, और दोनों चार्ज वाले को हम लोग कहते हैं ज़्विटर आयन। अब देख लो इधर आप, ये एनसीईआरटी का लाइन लिखा है, द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेंजेस विद चेंज इन पीएच। तो इसका मतलब क्या है, कम पीएच पे पॉजिटिव चार्ज, ज्यादा पीएच पे नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रल पीएच के आसपास जो है बोथ होता है पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब यही है। और फिर एनसीईआरटी ने इस लाइन के बाद एक डायग्राम दिया है और उसमें ये चीज लिखा है कि हम कब नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, और कैसा वाला बोथ ही होगा। तो लिखो इसमें, अमाइनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। Amino acids are amphoteric, that is they are both basic as well as acidic। जो अमाइनो एसिड बेसिक किस ग्रुप की वजह से है? NH2 NH2 ग्रुप की वजह से। और एसिडिक किस वजह से है? H। तब जब कोई कंपाउंड अगर दोनों होगा एसिडिक और बेसिक तो उसको हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक। इसलिए याद रख लेना, अमाइनो एसिड एम्फोटेरिक होते हैं। Are you done with this? Yes sir। तो अब यहाँ पे हम लोग को मैं समझा दूंगा आप लोगों को। जैसे बच्चों, अगर मैं लूंगा कि एक अमाइनो एसिड है और ये अमाइनो एसिड का यहाँ में COH ग्रुप है, और ये अमाइनो एसिड का NH2 है, और ये अमाइनो एसिड का सपोज हम लेंगे H है, और ये अमाइनो ग्रुप का अमाइनो एसिड का R है। तो अब हम लोग कहेंगे कि इस अमाइनो एसिड में कोई चार्ज ही नहीं है। तो अब अगर मैं इस अमाइनो एसिड में अब क्या कर लूंगा, इसको उठाऊंगा और रख लूंगा इसको लो पीएच पे, और एक इसी अमाइनो एसिड को ले लूंगा और इसको रख लूंगा हाई पीएच पे। तो बच्चों, अगर मैं इसको हाई पीएच पे, लो पीएच पे रखूं, जरा आप लोग ही बता दो, लो पीएच पे प्रोटॉन ज्यादा होगा या लो पीएच पे प्रोटॉन कम होगा? लो पीएच पे बहुत इजी है। लो पीएच मींस मोर प्रोटॉन या लो पीएच मींस लेस प्रोटॉन? मोर प्रोटॉन ना। तो जब भी पीएच लो होगा प्रोटॉन ज्यादा होगा। पीएच लो मतलब 7 से नीचे, 5, 4, 3, 2, 1, और पीएच हाई मतलब 7 से अबव, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो जब पीएच नीचे होता है 7 से, उसको कहते हैं एसिडिक पीएच, और जब पीएच 7 से अबव होता है उसको कहते हैं बेसिक पीएच। और एसिडिक पीएच पे प्रोटॉन ज्यादा होता है और बेसिक पीएच पे प्रोटॉन क्या होगा, कम होगा। तो अब मैं यहाँ पे रख लूंगा कि ये वाला अमाइनो एसिड मैंने सपोज लो पीएच पे रखा, और बच्चों ये वाला अमाइनो एसिड मैंने हाई पीएच पे रखा। जरा बता दो, अब लो पीएच पे प्रोटॉन ज्यादा होगा या प्रोटॉन कम होगा? ज्यादा होगा। तो अब यहाँ में बता दो मुझे, इस COH और NH2 में किसका आदत है प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का? NH2 का। तो NH2 जरा बता दो मुझे क्या बन जाएगा? NH3। क्योंकि ये बेसिक है
तो NH3 पॉजिटिव। अब बता दो लो pH पे अब कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव। देखो अगर मैं हाई pH में प्रोटॉन कम, और जब प्रोटॉन कम होगा तो COOH डिसोसिएट होगा, तो COH एसिडिक है, ये अपना प्रोटॉन रिलीज करेगा, और जब प्रोटॉन रिलीज करेगा तो कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव। तो अब उतना प्रोटॉन ज्यादा नहीं है कि NH2 को प्रोटॉन मिल सकता है, क्योंकि pH बहुत ही हाई। तो मींस इसमें यहाँ से प्रोटॉन लिबरेट हुआ और इसमें प्रोटॉन जो है वो है आ गया, बिकॉज pH जो है लो था। अब देख लो बड़ा इजी है नेक्स्ट वाला। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ऐसा सॉल्यूशन बनाऊंगा। पहले मैंने एक बीकर लिया था, बीकर में मैंने एसिड डाला था, और मैंने दूसरा बीकर लिया था, उसमें मैंने NaOH या कोई और बेस डाला था, तो स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड का ऐसे हुआ। अब मैं जिस बीकर में मुझे ये वाला अमाइनो एसिड है, मैं उस बीकर में क्या करूंगा, मैं उसका pH अब इंक्रीज करूंगा। तो pH इंक्रीज करने के लिए मुझे क्या डालना पड़ेगा, प्रोटॉन। बेस डाल दूंगा। pH इंक्रीज मतलब बेसिक की तरफ ले जा रहा हूँ, 2 से 3 कर रहा हूँ, 3 से 4 कर रहा हूँ, 4 से 6 कर रहा हूँ। हाँ, तो अब बताओ क्या ऐड करना पड़ेगा मुझे, बेस ऐड करना है। जरा बता दो मुझे, अगर बेस ऐड कर रहा हूं मैं इस बीकर में जिसमें मुझे अमाइनो एसिड पे लो pH था, लो pH पे पॉजिटिव चार्ज था, अब बताओ मुझे बेस डालने से क्या प्रोटॉन कम होंगे या प्रोटॉन इंक्रीज हो जाएंगे। Proton कम increase. होंगे। नहीं, कम। बेस डालने से कम। कम हो जाएगा। क्या होगा, कम हो जाएगा। जब बेस डालने से कम होगा तो ये COH जो है अपना प्रोटॉन रिलीज करेगा, डिसोसिएट होगा, और ये CO नेगेटिव। लेकिन ये NH3 पॉजिटिव जो है, अभी उतना प्रोटॉन हमने कम नहीं करा कि इसको डिसोसिएट होना पड़ेगा, तो इसीलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज था वो रहेगा, और CO नेगेटिव पे ये रहा। अब बच्चों क्या कहेंगे हम इस फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड को, जहां में बोथ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है, ज्विटर है। आयन। अब देख लो इधर से भी सेम ही है। अब यहाँ में जिसमें मैंने हाई pH रखा था, और अब मैं उसमें एसिड डाल रहा हूँ उस बीकर में। अब बताओ एसिड डालने से क्या होगा, प्रोटॉन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। Decrease. और इन प्रोटॉन एसिड डालने से प्रोटॉन इंक्रीज होगा। अब देखो CO नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन इस NH2 को एकदम से प्रोटॉन मिलेगा और ये बनेगा NH3 पॉजिटिव। और इसीलिए चाहे अब यहाँ से चाहे अब यहाँ से, तो प्रोटॉन यहाँ में ज्विटर आयन ही बना। तो क्या कहते हैं उस pH को जब ज्विटर आयन बनता है, आइसो इलेक्ट्रिक pH। क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रिक pH। और वो आइसो इलेक्ट्रिक pH राउंड अबाउट न्यूट्रल pH होता है। तो अब NCERT ने क्या करा है, NCERT ने ऊपर वाला नहीं दिया है, NCERT ने खाली इतना लिया है, और इतना NCERT ने लिया है। तो बाकी इस तरफ दिखाया है पॉजिटिव चार्ज, इस तरफ दिखाया है नेगेटिव चार्ज, और बीच में दिखाया है ज्विटर आयन। आर यू डन विद दिस? यस सर। तो अब मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कि आपको वो याद रखना है कि अमाइनो एसिड पे कौन से pH पे कौन सा चार्ज होगा। तो अब देख लो बच्चों, यहाँ पे अगर आपको याद रखना है कि जो अगर मैं pH रख लूंगा लेस देन सपोज 2.5, तो pH is लेस देन इक्वल टू 2.5। तो आपको याद रखना है कि COOH हमेशा COOH ही रहेगा। तो बच्चों अगर pH होगा ग्रेटर देन 2.5, जरा बता दो मुझे ये COH अपना क्या डिसोसिएट करेगा, CD1 नेगेटिव। और ये अपना प्रोटॉन डिसोसिएट करेगा। अगर pH जो है इज मानेंगे हम लेस देन इक्वल टू 9.5, तो बच्चों NH2 जो है हमेशा NH3 पॉजिटिव रहेगा। और अगर यही pH जो है ग्रेटर देन 9.5 होगा, तो याद रख लेना NH2 कभी प्रोटॉन नहीं मिलेगा, NH2 हमेशा क्या होगा, NH2 ही रहेगा। अब बता दो मुझे, अगर मैं अमाइनो एसिड को 6 pH पे रखूंगा,
जरा बता दो अमाइनो एसिड को 6 pH पे कौन सा चार्ज होगा? Positive. अमाइनो एसिड पे 6 pH पे क्या होगा? या Positive. नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज या ज़ोइटर आयन? Positive. ज़ोइटर आयन होगा। Zwitter. जरा 6 pH क्या ग्रेटर देन 2.5 है या लेस देन 2.5 है? Zwitter. ग्रेटर देन 2.5 पे क्या होगा? CO नेगेटिव। जरा बच्चों 6 pH 9.5 से कम है या 9.5 से ज्यादा है? कम है। कम है। तो 6 pH पे अब NH2 क्या रहेगा? NH3 पॉजिटिव। तो दैट मीन्स 6 pH पे NH3 पॉजिटिव होगा और CO नेगेटिव होगा। तो दैट मीन्स ज़्विटर आयन आएगा। जरा आप लोग बता दो मुझे 10 pH पे क्या होगा अमाइनो एसिड? 10 pH 10 pH पे बताओ क्या होगा? amino acid एसिड Amino acid. सेम रहेगा। 10 pH पे भाई ज़्विटर आयन होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव होगा। वो मुझे नहीं पता अमाइनो एसिड ही है तो नेगेटिव होगा सर। हाँ नेगेटिव होगा, COO क्यों? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होगा? कुछ नहीं होगा सर, जैसा है वैसे ही रहेगा। क्योंकि ये 10 pH पे ग्रेटर देन 9.5 है। अरे समझ लो भाई इसको, 9.5 है, 9.10 है, 9.5 से ज्यादा तो क्या होगा? NH2 ही सेम रहेगा। रहेगा सर, सेम रहेगा। जरा 10 pH 2.5 से क्या है? ज्यादा है। तो उस पे COH क्या रहेगा? CO नेगेटिव। अब बता दो मुझे क्या होगा 10 pH पे? अब अमाइनो एसिड पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा या ज़्विटर आयन होगा 10 पे? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि 10 का मतलब है 9.5 से ज्यादा। 9.5 से ज्यादा होगा तो NH2 ही रहेगा। 10 का मतलब है 2.5 से ज्यादा तो उस पे CO नेगेटिव रहेगा। तो इसीलिए 10 pH पे अमाइनो एसिड पे नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर? अब बताओ मुझे 1.5 pH पे क्या होगा अमाइनो एसिड का चार्ज? बेसिक होगा सर, हाँ पॉजिटिव होगा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होगा। वेरी गुड, पॉजिटिव चार्ज होगा। बिकॉज 1.5 किससे कम है? 2.5 से। तो 2.5 पे क्या होता है? COH ही होगा, इससे कम। तो अब बता दो बच्चों 1.5 9.5 से क्या है? कम है। तो 9.5 से कम है तो NH2 क्या रहता है? NH3 पॉजिटिव। तो इसीलिए NH3 होगा वहाँ NH3 पॉजिटिव और COH होगा COH। और इसीलिए हम कहेंगे कि 1.5 pH पे जाके होगा पॉजिटिव चार्ज। तो यही अमाइनो एसिड, यही अब आपको ये केमिस्ट्री में काम आएगा। इतना सारा जो है आपको जूलॉजी में बस एक NCERT का पॉइंट याद रखना है कि विद चेंज इन pH द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड चेंजेस, और प्लस ये डायग्राम याद रखना है जो NCERT ने दिया हुआ है। अब आपको ये समझ आ गया ना? तो इसको हम लोग PKA कहते हैं, इसको एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। सर वो डायग्राम वाला थोड़ा दिखाइए ना। आप लोगों ने कभी टाइट्रेशन पढ़ा है? टाइट्रेशन? यस Yes, सर। sir. हाँ, तो टाइट्रेशन में आप लोगों ने सुना होगा ना PKA एंड PKB। यस सर। हाँ, PKA क्या होता है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो दैट मींस जो ये COH है इसका PKA 2.5 है और इस NH2 का PKB 9.5 है। अब 9.5 जो ही अबव होगा ये डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, और बच्चों जो ही 2.5 से अबव होगा COH डिसोसिएट होना स्टार्ट होगा। तो इसीलिए हम कहेंगे कि PKA of this COH is 2.5 और PKB of this NH2 is 9.5। तभी मैंने यहाँ पे 9.5 और 9.5। अब देखो, अगर मैं आप लोगों को क्या कहा था, मैंने आप लोगों को आइसो जो जिस पीएच पे ज़्विटर आयन बनता है, क्या कहते हैं उस पीएच को? आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। तो बच्चों वो आइसो इलेक्ट्रिक पीएच जो है वो एवरेज होता है PKA एंड PKB का।
और अगर आप लोग देखेंगे पीके कितना बताया मैंने होता है 2.5, तो बच्चों पीके भी कितना बताया था 9.5, और डिवाइड बाय क्या होगा 2 होगा। जरा कितना आएगा ये 6 आएगा। तो इसका मतलब क्या बताया था मैंने, जो जो ज़ुइटर आयन बनता है वो राउंड अबाउट किस पीएच पे बनता है, न्यूट्रल पीएच पे। तो कोई 6 पे बनेगा, कोई 6.5 पे बनेगा, कोई 7 पे बनेगा। तो इसको भी आप लोग याद रख लेना। जरा किसके बराबर होता है दिस आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, Zwitter ion. एवरेज ऑफ Neutral. pKa and pKb. So isoelectric pH is equal to average of pKa and pKb. So pKa is acid dissociation constant and pKb is base dissociation constant. और ये pKa जो है ये 2.5 होता है और ये pKb 9.5 होता है। तो अगर हम देखेंगे तो 6 pH पे, अब खुद ही बता दो अब क्या होगा 6 pH पे, बहुत पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, या होगा पॉजिटिव चार्ज? बहुत पॉजिटिव नेगेटिव था। बहुत पॉजिटिव चार्ज। तो हम कहेंगे ये पीआई है, ये आइसोइलेक्ट्रिक पीएच है। तो ये था ज़ुइटर आयन के बारे में, एंड दिस वाज रिगार्डिंग द आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। तो ये था एनसीईआरटी का एक डायग्राम जिसमें हमें देखना था। तो अब हम लोग को नेक्स्ट चीज जो देखना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। सर वन डाउट सर। या सर लो पेज पे मोर प्रोटॉन, हाई पेज पे लेस प्रोटॉन, वो उसका साइंटिफिक रीजन बता सकते हैं? वो अच्छे से समझा नहीं। मतलब आप लोग कहते हैं ना मुझे केमिस्ट्री उतना अच्छा नहीं आता है, मैं तब भी बताऊंगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना पीएच इज इक्वल ये बराबर होता है जो प्रोटॉन कंसंट्रेशन जो है। तो आप लोगों ने अगर याद होगा हम लोग कहते हैं कि लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कहते हैं ना। तो अगर जितना आप अगर देख लो, अगर आप हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कम ज्यादा रख लेंगे तो पीएच यहाँ से एसिडिक निकल जाएगा, और अगर आप प्रोटॉन यहाँ पे ज्यादा कम रख लेंगे तो यहाँ पे जाके फिर जाके पीएच जो है वो ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर प्रोटॉन जो है मैं आपको ये भी बता दूंगा, अगर सपोज हम लोग कहेंगे कि कोई मॉलिक्यूल है और सपोज मैं कोई एसिडिक चीज ले लूंगा, तो यहाँ मैं बता दूंगा ये एक ए है और ये ए नेगेटिव है, और ये ए नेगेटिव जो है अगर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके जो है वो ए एच पॉजिटिव ए एच बनेगा। तो हम लोग कहेंगे कि जो ये ए नेगेटिव है इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। क्या अब ये ए नेगेटिव हमको इसको हम बेस मानेंगे या हम इसको एसिड मानेंगे? अब क्या हम इसको बेस मानेंगे या एसिड मानेंगे? अब बेस ना। हाँ, तो जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है उसको क्या कहेंगे हम? बेस। हाँ, जो प्रोटॉन रिलीज करेगा उसको क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। एसिड। तो जब अगर प्रोटॉन अगर एसिड होगा तो दैट मीन्स वो क्या डिसोसिएट करेगा ज्यादा, प्रोटॉन। तो इसका मतलब जाके जब भी कोई एसिडिक चीज होगा उसमें प्रोटॉन कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। और बाकी ये फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हैं कि क्यों प्रोटॉन ज्यादा होने से एसिडिक होता है और क्यों प्रोटॉन कम होने से बेसिक हो जाता है। तो आप देख लो, ये निकाल दो आप, पीएच इज इक्वल लॉग ऑफ माइनस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, वहां खुद ही आएगा। जितना हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज्यादा आएगा तो उतना जाके पीएच जो है वो कम होगा। ठीक, बाकी आप केमिस्ट्री टीचर से पूछ लेना, हो सकता है वो बेटर एक्सप्लेनेशन मेरे से दे। ठीक, यस सर। हाँ। तो अब यहाँ पे आप नेक्स्ट जो है लिख लेना क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड में आप लोग कुछ क्राइटेरिया याद रख लेना है। तो पहला क्राइटेरिया लेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। तो बच्चों न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे दो तरह के अमाइनो एसिड हैं। एक को हम लोग कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स,
और दूसरे को हम लोग कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो बच्चों इन एसेंशियल अमाइनो एसिड को हम लोग ऑल्सो कहते हैं इंडिस्पेंसिबल अमाइनो। माइक्रोफोन बंद रख लेंगे आप। और इसमें आप लोग लिखेंगे डिस्पेंसिबल अमाइनो एसिड। और बच्चों अब हमने देखना है कि ये एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, ये एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है तो बट दिया नहीं है कौन सा अमाइनो एसेंशियल होता है कौन सा, बट नाम तो लिखा हुआ है कि सम अमाइनो एसिड्स आर एसेंशियल एंड सम अमाइनो एसिड आर नॉन एसेंशियल। तो इसका मतलब आप लोगों को डिटेल याद रखना पड़ेगा। तो और ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन आता है जो यूजुअली स्टूडेंट गलत करते हैं क्योंकि उनको पसंद नहीं है रटना और फिर जाके वो ये चीजें छोड़ देते हैं। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है, these amino acids are not synthesized in our body. और बच्चों यहाँ में लिख लेना they are synthesized in our body. They are synthesized in our body. और यहाँ पे आप लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट कि they should be present in diet. Essential amino acids are not synthesized by our body. हाँ, essential मतलब यहाँ not लिख लेना, these amino acids are not synthesized. और उधर तो ठीक है, they are synthesized, यहाँ में not लगाना भूल गया था, तो not synthesized और यहाँ पे लिखना synthesized. They should be present in diet. और यहाँ पे लिख लेना dietary requirement is not necessary. डाइटरी रिक्वायरमेंट नेसेसरी नहीं है, वो यहाँ में डाइट में होना ही होना चाहिए कि अगर नहीं होगा तो बॉडी में दिक्कत हो जाएगा। Are you done with this? Yes, sir. Wait. Sir, done. तो अब आप इसमें लिख लेना कि they include almost 10 amino acids. Then amino acids such as PV, HU, MPTT. और यहाँ में लिख लेना they include then amino acids such as gas, साग को हम इसे प्रोनाउंसिएट करेंगे साग, एंड GTP, जैसे ATP है वैसे GTP। और यहाँ पे लिख लेना AV हिल MPTT। और जैसे अब आप देखेंगे क्या है AV हिल MPTT का मतलब, तो AV हिल MPTT का मतलब पहला है A and it is arginine, and guys second is valine या valine, and then it is histidine, and then it is isoleucine, and then it is leucine,
and the next one is lysine, and the next one is methionine, and then it is phenylalanine. And then it is threonine, and guys, the next one is tryptophan. तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। जब भी कोई सा भी ऑब्जेक्टिव बुक आप सॉल्व कर लो, बहुत सारा क्वेश्चन होगा विच इज नॉन एसेंशियल, विच इज एसेंशियल, और एग्जाम में भी चांस होता है आने का। और इधर में आप लोग लिख लेना, जैसे जी का मतलब है ग्लाइसिन, और बच्चों ए का मतलब है एलानाइन। तो इस ग्लाइसिन का एक वन लेटर रिप्रेजेंटेशन जो है वो होता है जी, और या इसका शॉर्टली हम GLY कहते हैं। और इसी तरीके से इसका ए होता है, और या इसका ALA होता है, एलानिन। और देन यू कैन राइट हियर सेरिन, और सेरिन का वन लेटर रिप्रेजेंटेशन S होता है, एंड देन सिस्टीन। और इस सेरीन का, सिस्टीन का जो है, लाइसिन का आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ में लाइसिन का K लिख लेना। लाइसिन को हम शॉर्टली K से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिस्टीन को C से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड देन इट इज एस्पार्टिक एसिड। और एस्पार्टिक एसिड को D से रिप्रेजेंट करते हैं, एस्पार्टेट, एंड देन एस्पराजाइन लिख लेना आप लोग यहाँ पे। और एस्पराजाइन के बाद में ग्लूटामिक एसिड होगा, और बच्चों ग्लूटामिक एसिड को E से हम शॉर्ट लिखते हैं। और देन यू कैन राइट ग्लूटामाइन, और ग्लूटामाइन के बाद आप लोग वहां पे टायरोसिन ऐड कर लेना। और टायरोसिन जो है आप लोग इसको Y से लिख सकते हैं टायरोसिन को, और प्लस यहाँ में आप लास्ट वाला लिख लेना प्रोलाइन। क्योंकि पुराना NCERT था, तो पुराने NCERT पे क्या था, जो लास्ट एडिशन था उस पे एक G लिखा था, A लिखा था, S लिखा था, सिस्टीन लिखा था, और प्लस ये ग्लूटामिक एसिड का भी लिखा था, और ये टायरोसिन का भी लिखा था। तो अब हो सकता है आप लोग कोई ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व करें और वहां पे आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले, तो थोड़ा याद रख लेना, वाई होता है टायरोसिन का वन लेटर कोड। Are you done with this? Yes, sir. ये हो गया एसेंशियल, और ये होगा नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड 10 होते हैं, और उसमें भी ऑलमोस्ट 10 ही आएगा नॉन एसेंशियल में भी। और अब देख लो बच्चों, यहाँ में आप लोगों को याद रखना है कि जो आर्जिनाइन और हिस्टिडीन जो है उनको हम लोग सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड भी कहते हैं। So they become essential as they are very slowly synthesized in the body. So I will move to the next slide now and close the differences. हाँ, आप differences में नहीं लिखना है, तो इसमें लिख लेना each amino acid has a one, और ये बंद कर लो आप सादिक, ये बंद कर लो माइक्रोफोन। सर मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड खत्म हो गया क्या, या फिर ये जो एसेंशियल ये चल रहा है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, एसेंशियल और क्या था, नॉन एसेंशियल। और फिर एसेंशियल नॉन एसेंशियल का ये एक और डिफरेंस था इधर, और फिर एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का एग्जांपल्स थे ये वाले, ठीक है। और अब आपको ये क्लोज करना है।
और जी ये भी इसी का पार्ट था, एसेंशियल नॉन एसेंशियल का, ये वाला। जी अब सर। आपको उसके बाद जो है वो लिखना है, ईच अमाइनो एसिड हैज अ 1 लेटर और 3 लेटर कोड। Each amino acid has a 1 or 3 letter code. For example, G or GLY is glycine. अब आप लोग क्वेश्चन लिख लो। जब द following amino acid is present at the 5th position of given protein, चलो हम मान लेंगे कि एक प्रोटीन है, और आंसर होगा ग्लूटामिक एसिड, टायरोसिन, सेरीन और यह होगा एलानाइन। Answer is B. Tyrosine. क्या होगा आंसर? बी B. होगा, दैट इज व्हाट, टायरोसिन। Tyrosine. बिकॉज आप लोगों को पता है कि वाई किस अमाइनो एसिड का नाम है? टायरोसिन। Tyrosine. तो अगर हम यहाँ देखें 1 2 3 4 5, तो 5 पे टायरोसिन आता है। तो ये है, इस तरह का क्वेश्चन में भी आ सकता है आप लोगों को, बिकॉज हम लोगों को एक सब्जेक्ट है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स मतलब बायोटेक्नोलॉजी का एक कंप्यूटर वाला रोल होता है। तो अब हमें प्रोग्राम बनाना है प्रोटीन का, जीन्स का। तो अब जीन्स का जो कोड है वो शॉर्ट है, जहाँ में न्यूक्लियोटाइड होता है एडेनिन का, वहाँ ए लिखते हैं। और जहाँ में न्यूक्लियोटाइड का, अगर सपोज ग्वानिन का कोड न्यूक्लियोटाइड होगा तो जी लिखते हैं। इसी तरीके से प्रोटीन का भी जो है शॉर्ट लेटर में लिखते हैं, जैसे ए डी वगैरह, ताकि वो ज्यादा वॉल्यूम ना पकड़ ले, ज्यादा साइज ना पकड़ ले। तो दिस इज रिगार्डिंग द classification of proteins on the basis of what the nutritional requirement, whether they are needed or they are not needed. तो अब आप लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना इसमें, arginine and histidine are also called as semi-essential amino acids. Arginine and histidine are also called as semi-essential amino acids, as sometimes they are synthesized in body. अब बच्चों,
अगर ये सिंथेसाइज होंगे क्या ये एसेंशियल बनेंगे या नॉन एसेंशियल बनेंगे? नॉन नॉन एसेंशियल। अब बता दो हमारी बॉडी में एग्जैक्टली कितने अब एसेंशियल है? सर 10 8 है ना? बस 8 अमाइनो एसिड कौन कौन सा? एवी, एवी को, हाँ वेरी गुड। हाँ वेलाइन है, आर्जिनिन को काट लो ना, तो वहां पे जितना बचेगा वो 8 अमाइनो एसिड्स आर एग्जैक्टली एसेंशियल। कभी कभार बन सकता है बिकॉज स्लो सिंथेसिस होता है, और जब कभी बहुत ही कम होता है तो जरूरत होता है, तो लेकिन कभी बनेगा तो उस वक्त बनेगा नॉन एसेंशियल। तो एग्जैक्टली जो है 8 अमीनो एसिड जो है वो एसेंशियल होता है। यहाँ आर्जिनाइन है, ARGININE। अब कौन से दो अमीनो एसिड सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड होता है? Arginine and histidine. Arginine and histidine. So this was regarding the classification of amino acid on the basis of their nutritional requirement. तो बच्चों अब हमें सेकंड देखना है कि अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर या ऑन द बेसिस ऑफ देयर R group. तो you will put a heading there and write the second one on the basis of, और ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर में हम शॉर्टली लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, और यह लिख लेना ऑन द बेसिस ऑफ R group. और ये एनसीईआरटी ने बड़े अच्छे खासा दिया है, तो इसमें आपको स्ट्रक्चर भी याद रखना पड़ेगा, और इसमें आप लोगों को हर किसी कैटेगरी का अमीनो एसिड का नाम भी याद रखना पड़ेगा, because NCERT had given a good amount of detail for this classification. तो बच्चों इसमें हम लोग सबसे पहला वाला अब क्लास स्टार्ट करेंगे, और वो हम सर OTBO क्या है? ये लिखा है ना ऑन द बेसिस ऑफ का शॉर्ट फॉर्म हम फ्यूचर में यूज करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ। सो इसमें आप लोग लिख लेना R ग्रुप, और जिसको आपको मैंने माना था शायद साइड चेन है ये। R group is different in each amino acid. R group is different in each amino acid, and on the basis of R group, following types of amino acids are present. तो बच्चों इसमें आप लोग पहला वाला टाइप ऑफ अमीनो एसिड जो है वो लिख लेना है एलिफेटिक चेन अमीनो एसिड। एलिफेटिक चेन अमीनो एसिड, तो इधर में आप लोग लिख सकते हैं R contains H और हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब H and C। तो अब इसका R group following type of amino acid are R group following type of amino acid are present है ना?
ARE. हाँ 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 हाँ, R Present. present, R present। तो R contains H और हाइड्रोकार्बन यानी कि H and CH। तो इसका एग्जाम्पल आप लोगों को लिखना है एलानाइन, और बच्चों दूसरा वेलाइन, तीसरा ल्यूसीन, चौथा आइसोल्यूसीन, एलानाइन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, और इसमें आप लोग ग्लाइसिन भी लिख सकते हैं। अब एनसीईआरटी ने दो स्ट्रक्चर यहाँ पे इनमें से दिया है, और एक स्ट्रक्चर एलानाइन का दिया है और एक स्ट्रक्चर ग्लाइसिन का दिया है। तो बच्चों अब हमें थोड़ा सा यहाँ स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर में अगर आपको बता दूं, सबसे पहले हर किसी अमाइनो एसिड में क्या रहता है? कार्बन। और फिर यहाँ में क्या रहेगा? मैं 3 अमाइनो एसिड बता दूंगा इधर में आप लोगों को, कार्बन कार्बन। और फिर हर किसी अमाइनो एसिड में यू पीपल नो कि इधर में क्या होगा? कार्बोक्सिलिक CH। एसिड, और इधर में क्या होगा? NH2, NH2। और इधर में क्या होगा? H। और H, यहाँ में भी क्या होगा? COH, NH2। और यहाँ में क्या होगा? H। और यहाँ में होगा COH, और यहाँ में होगा NH2, और यहाँ में होगा H। तो डिफरेंट क्या है अब? R ग्रुप। तो बच्चों अगर R ग्रुप H होगा तो ग्लाइसिन हो गया, और अगर R ग्रुप CH3 हो गया एलानीन हुआ, और अगर R ग्रुप यहाँ में CH और उसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप ऐड हो गए तो वो मान लेना वो वेलिन है। तो दैट मीन्स हमें यहाँ पता चला कि ये ग्लाइसिन है, और हमें ये पता चला कि ये वेलिन है, सॉरी ये एलानीन है, और दिस इज वेलिन। तो अब आपको एनसीईआरटी के हिसाब से एलानीन और ग्लाइसिन याद रखना है। वेलिन हमें एक बॉन्ड दिखाने में काम आएगा, तो उस वजह से मैंने इसका स्ट्रक्चर बता दिया। तो देख लो आप यहाँ में, आप लोगों ने केमिस्ट्री में सीखा होगा, जो कार्बन एटम 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होता है, बच्चों क्या कहते हैं उस कार्बन एटम को? कायरल कार्बन एटम, है ना? तो यहाँ पे जरा बता दो ये क्या लग रहा है इधर? आइडियल कार्बन, कायरल कार्बन एटम। और यहाँ में भी क्या है? ये कायरल कार्बन एटम। और अब देखो इस ग्लाइसिन में कायरल कार्बन एटम है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि यहाँ में H और H क्या है? सेम है। सेम है। तो इसीलिए ग्लाइसिन इज द ओनली अमाइनो एसिड दैट हैज नो कायरल कार्बन एटम, और बाकी लगभग सब अमाइनो एसिड में कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। और इसीलिए मैंने यहाँ लिखा R कंटेन्स H, या हाइड्रोकार्बन। देखो यहाँ कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन, लेकिन इसमें खाली R में H है। Are you done with this? Yes, sir. तो अब आप लोग नेक्स्ट वाला जो है, यू कैन राइट देयर, यस थोड़ा बाकी रह गया। ओके सर। तो लिखो ग्लाइसिन इज सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। Glycine is simplest amino acid and has no chiral carbon atom. और इसके बाद जो है आप लोग देख सकते ना, ग्लाइसिन is used for the synthesis of, is also used, is also used for the synthesis of, heme. Glycine is also used for the synthesis of heme,
और या हेम के ब्रैकेट में जो है लिख लेना हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन में दो पार्ट होता है, एक बच्चों प्रोटीन वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं ग्लोबिन, और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, हेम। और अब बताओ मुझे, क्या ग्लाइसिन यूज होता है हेम के लिए या ग्लोबिन सिंथेसिस के लिए? हेम। हेम सिंथेसिस के लिए। नो डाउट ग्लाइसिन का रोल है ही प्रोटीन सिंथेसिस में। अमीनो एसिड का मेन रोल क्या है? प्रोटीन बनाना। प्रोटीन। तो लेकिन प्रोटीन बनाने के अलावा ये कहीं और भी यूज होते हैं, तो वो आप लोगों को सीखना है। तो पहला पॉइंट आपको ग्लाइसिन का पता चला। जरा बच्चों, ग्लाइसिन प्रोटीन के बगैर कहाँ में यूज होता है? ऑल्सो हेम सिंथेसिस के ऑफ हेम। हेम के सिंथेसिस के लिए। सो दिस वाज द फर्स्ट क्लास of amino acid and that was the aliphatic chain amino acids। तो अब हम लोग को दूसरा देखना है, और वो है अल्कोहलिक अमीनो एसिड या हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड। सर ल्यूसीन आइसोल्यूसीन इनका स्ट्रक्चर नहीं चाहिए? उनका नहीं चाहिए आपको, खाली दो ही का चाहिए। किस किस का? ग्लाइसिन का और ग्लाइसिन एंड एलानिन। एलानिन, क्योंकि यही दो एनसीईआरटी में है। और भी है, सिराइन भी है, तो लेकिन एलानिन का क्यों दिखाया मैंने, क्योंकि मुझे एक बॉन्डिंग आपको आगे सिखाना है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, तो उसके लिए मुझे इसका स्ट्रक्चर चाहिए, तो इसीलिए, अदरवाइज आपको दो ही का नीड है। तो इसमें आप लोग लिख लेना अल्कोहलिक अमीनो एसिड, और अल्कोहलिक अमीनो एसिड में यू कैन राइट हियर R contains OH group। और बच्चों यहाँ लिख लेना हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और इसका एग्जांपल you can write there serine and you can also write 309। कौन कौन एग्जांपल होगा इसका? सेरीन एंड थ्रेओनिन। सेरीन है, थ्रेओनिन है। अब देख लो बच्चों, यहाँ पे अगर हम लोग इसमें स्टार्ट करें कि आपको जनरली सेरीन का स्ट्रक्चर चाहिए और किसी का आप लोगों को स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पे C सेंट्रल कार्बन, और यहाँ में COH, और यहाँ में NH2, और यहाँ में H। और बच्चों अगर आप लोग यहाँ में CH2OH लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? ये सेरीन। सेरीन बन जाएगा। आपको 309 का स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, मैं दिखा दूंगा, इसमें भी OH ही होता है, तो लेकिन ये नहीं चाहिए। COH जैसे NH2 और जैसे H और जैसे CH2 होता है, और CH2 के बाद में जो है फिर यहाँ में इस CH2 की जगह में CH होता है, और यहाँ में CH3 होगा, और बच्चों इधर में यहाँ में OH ग्रुप होता है। सो 1 2 3 4, 1 2 1 2, ये हो गया, ये 4, हाँ ये 4 वैलेंसी हो गया इसका। और ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये इसकी ये नहीं चाहिए आप लोगों को, ये बनाना नहीं है, और लेकिन ये 309 है, और इसमें OH भी होता है और इसमें भी OH होता है, लेकिन सीरीन एनसीईआरटी ने बनाया है तो ये चाहिए आप लोगों को। अब कौन से अमीनो एसिड है ये? अल्कोहलिक अमीनो एसिड, और जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और सीरीन और थ्रेओनिन एग्जांपल। आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे ही आएगा नीट में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्कोहलिक अमीनो एसिड, तो इन दोनों का नाम याद रखना है और स्ट्रक्चर सीरीन का याद रखना है। आर यू डन विद दिस? यस सर। Yes, sir. तो अब हम लोग तीसरा पे जाएंगे, और तीसरे में आप लोग लिख लेना सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। हाँ थोड़ा बाकी रह गया सर, 1 सेकंड। डाउन सर।
चलो अब लिखो आप सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। और इसमें आप लोग लिखना आर कंटेन्स थायो अल्कोहल, और या आपको लिख सकते हैं सल्फा हाइड्रिल। और बच्चों थायो अल्कोहल या सल्फा हाइड्रिल जो है वो होता है SH। और एग्जांपल you can write here cysteine और सिस्टाइन, या आप लिख सकते हैं आर कंटेन्स थायो अल्कोहल सल्फा हाइड्रिल ग्रुप, और या लिख सकते हैं और ऐसे भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। और यहाँ पे लिख सकते हैं सिस्टीन सिस्टाइन, और तीसरा एग्जांपल मिथ्योनाइन। और यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर आता है, दो हर कोई चीज एनसीईआरटी में है तो बच्चों, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। अब देखो इधर मैं आपको सिस्टीन का स्ट्रक्चर दिखा दूंगा। सिस्टीन में यहाँ में COH होगा, और बच्चों इसमें यहाँ में NH2 होगा, और इसमें यहाँ H होगा, और नीचे यहाँ में CH2SH होगा। And this structure is cysteine. अब आप कहेंगे सर आपने तो इन 10 अमीनो एसिड में सिस्टाइन का नाम ही नहीं लिया था। ये देखो सिस्टीन है खाली, और सिस्टाइन है नहीं कहीं, तो सर ये सिस्टाइन कहाँ से आया, है ना? बताओ इन 20 में से किसी का नाम सिस्टाइन है? नहीं है। तो अब ये सिस्टाइन कहाँ से आया? अब तो अब मैं थोड़ा सा इस सिस्टाइन का कहानी दूंगा, और ये सिस्टाइन का कहानी आपको बायोटेक्नोलॉजी में काम आएगा। और क्योंकि वहां पे एनसीईआरटी ने दिया हुआ है कि इसके बारे में, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ सीख लेंगे उस सिस्टाइन को। तो इसमें आप लोग लिख लेना सिस्टाइन has no individual existence. In cytoplasm of cell. And has no individual existence in cytoplasm of cell, and it is formed after protein synthesis. And it is formed after protein synthesis by, जो प्रोटीन सिंथेसिस को क्या कहते हैं? ये अल्फाज, ये लाइन आपने ड्रॉ किया है, ये हटा दो ये लाइन यहाँ से। So it will be translation. It is formed after protein synthesis, या translation by 2-cysteine. By 2-cysteine with the help of a disulfide bond.
बच्चों क्या अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाता है या प्रोटीन अमाइनो एसिड बनाता है? amino acid. अमाइनो एसिड प्रोटीन। लेकिन यहाँ उल्टा है, माइनस यहाँ उल्टा है सिस्टाइन के लिए। क्यों यहाँ सिस्टाइन में क्यों सर? क्या क्या सिस्टाइन बनाता है प्रोटीन या प्रोटीन बनाता है सिस्टाइन? प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन बनाता है सिस्टाइन। देखो इट इज फॉर्म्ड आफ्टर प्रोटीन सिंथेसिस। आफ्टर प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन बन चुका है यस। और फिर उसके बाद क्या बनता है? सिस्टाइन। और इसका क्यों, कोई बच्चा पूछ रहा था क्यों का मैंने लिखा है उसमें, बाय टू व्हाट, बाय टू सिस्टीन विद द हेल्प ऑफ व्हाट, डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, तो क्यों का भी उधर आंसर है। तो अब अगर आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आया, मैं आपको डायग्रामेटिकली बता दूंगा, स्ट्रक्चरली बता दूंगा कैसे बनेगा। आर यू डन विद दिस? सर मतलब दो एमाइनो एसिड सिस्टीन का मिला के जो प्रोटीन बनता है उससे सिस्टाइन बनता है। ना ना, दो अमाइनो एसिड के मिलके जो अमाइनो एसिड बनेगा उसको कहते हैं सिस्टाइन। और लेकिन ये बनता है प्रोटीन के अंदर, किसके अंदर? चलो मैं आपको पहले सिस्टाइन का बता दूंगा, उसके बाद बता दूंगा प्रोटीन के अंदर कैसे बनेगा। देखो बच्चों, ये है यहां में सिस्टीन, ये सिस्टीन है और इस सिस्टीन का मैं इस साइड में ये रख लूंगा सपोज COH, और इधर मैं रख लूंगा NH2, और इधर मैं सपोज H रख लूंगा, और इधर मैं रख लूंगा CH2SH। मैं दूसरा सिस्टीन लाऊंगा और उसका भी रख लूंगा SH, CH2C, COH, और यहां में H, और यहां में रख लेंगे NH2। अब देख लो, ये भी क्या है इधर, व्हाट इज दिस हियर? सिस्टीन। सिस्टीन। एंड व्हाट इज दिस हियर? सिस्टीन। सिस्टीन। तो बच्चों ये सिस्टीन का दो ग्रुप जो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये वाला। जस्ट वेट 1 मिनट, यहाँ पे आप SH लिख लेना इस साइड, S इस साइड लिख लेना, और H इस साइड लिख लेना। और ये अब यहाँ से ऑक्सीडाइज हो जाता है, और बच्चों ऑक्सीडाइज होने के बाद में क्या होता है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से मिल जाता है। और जब डाइसल्फाइड बॉन्ड से मिलेगा द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, COOH H, और यहाँ में क्या था? CH2। बच्चों यहाँ बचा क्या? S, और दूसरे का क्या बचा? S, और पूरा जो है यहाँ में बाकी अमाइनो एसिड बचेगा, CH2, COOH, और यहाँ पे NH2, और यहाँ पे क्या बचेगा? H बचेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे अब बता दो, इस अमाइनो एसिड को क्या कहेंगे आप? सिस्टीन कहेंगे या सिस्टाइन कहेंगे? सिस्टीन। सिस्टाइन कहेंगे। और ये वाला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होगा? डाइसल्फाइड बॉन्ड। जे ऊन आहे जे नाही एकत्र माले समझ आ रहा है या नहीं बच्चों? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर ये जो सिस्टाइन है ये प्रोटीन है मतलब? नहीं, ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, बनता है प्रोटीन के अंदर। मतलब सर आप ऊपर तो लिखा हुआ है सर कि इट इज फॉर्म्ड आफ्टर प्रोटीन सिंथेसिस, तो यही मतलब लिखा ना, दो सिस्टाइन हैज ऊपर में, चलो क्या लिखा? सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। सल्फर क्या मैंने यहाँ लिखा? सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन। मैंने हेडिंग क्या डाला इधर? सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। अब क्या ये सिस्टाइन प्रोटीन है या अमाइनो एसिड है? अमाइनो एसिड है ना। अब बता दो, क्या ये प्रोटीन बनने से पहले होता है साइटोप्लाज्म में, या प्रोटीन बनने के बाद में बनता है? प्रोटीन
बनने के बाद में बन जाएगा। चलो मैं आप लोगों को वो भी सिखाऊंगा अगर आप लोगों को डाउट हो रहा है। देखो मैं यहाँ पे कहूंगा ये एक प्रोटीन है, ये अमाइनो एसिड आए, और बच्चों ये अमाइनो एसिड ने आया और कहूंगा मैं यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस हुआ। आप लोग घबराओ मत, धीरे धीरे करके आप लोगों को याद हो जाएगा और पता चल जाएगा हाँ ये है। तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। तो अभी देखो यहाँ पे ये बना सपोज प्रोटीन, ये बना प्रोटीन। तो बच्चों इस प्रोटीन में अब मैं कहूंगा इधर में सिस्टीन है, क्या है सिस्टीन, और इसमें यहां मैं कहूंगा इधर में सिस्टीन है। अब मैंने सिस्टीन का खाली कौन सा ग्रुप रिप्रेजेंट किया, SH, और डॉट जो है ये अमाइनो एसिड का इतना सारा स्ट्रक्चर है, ये वाला डॉट। और लेकिन मैंने सिस्टीन का खाली क्या शो किया, इधर SH शो किया, ताकि ये आपको पता चले ये सिस्टीन है। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को कहा कि ये ना दोबारा यहाँ सिस्टीन है, और मैं आपको कहा यहाँ में एक सिस्टीन है और एक सिस्टीन है। जरा आप बता दो मुझे इस प्रोटीन में अब कितने सिस्टीन है बच्चों? अब इस प्रोटीन में कितने सिस्टीन है? 4 4. 4 है ना। तो मैं अब यहाँ पे लिखूंगा कि ये वाला जो अमाइनो एसिड है ये यहाँ में सिस्टीन है। और अब जाके जब आप लोगों ने प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ा होगा तो गोल्गी अपैरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल होता है, और वहां प्रोटीन फोल्डिंग होता है। तो ये प्रोटीन फोल्ड होके कुछ ऐसे बनेगा, और ये इसका फंक्शनल स्ट्रक्चर मान लेंगे। तो बच्चों इस फंक्शनल स्ट्रक्चर में मैं क्या कहूंगा कि जो ये सिस्टीन है और ये सिस्टीन ने आपस में लिंक किया है। अब कौन सा बॉन्ड बनाए? डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो बच्चों जो ये सिस्टीन था इधर और ये सिस्टीन जो इधर था, तो इन्होंने क्या करा है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाया। अब बता दो मुझे ये यहाँ में क्या था, इधर प्रोटीन। तो मान लेंगे हम ये प्रोटीन जो बना है ये यहाँ एक्टिव है, फंक्शनल है, और ये प्रोटीन जो है बना था लेकिन ये प्रोटीन नॉन फंक्शनल है क्योंकि इसमें अभी स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं हुआ। और जो ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होगा, तो अब बताओ मुझे ये प्रोटीन, ये अमाइनो एसिड अब सिस्टाइन है या ये अमाइनो एसिड अब सिस्टीन है? Now tell me, is this amino acid now cysteine या ये सिस्टाइन है, ये वाला सिस्टाइन है सर। सिस्टाइन। तो अब बताओ क्या सिस्टाइन अब प्रोटीन के अंदर बनता है या सिस्टाइन साइटोप्लाज्म में अवेलेबल होता है? प्रोटीन के अंदर बनता है। प्रोटीन के अंदर बनता है। तो वो कभी भी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस उसका साइटोप्लाज्म में नहीं होगा, है ही नहीं हुआ, ऐसा कुछ अमाइनो एसिड ही नहीं है। और खाली जब 2 सिस्टीन प्रोटीन के अंदर मिलता है तो बनाता है सिस्टाइन। आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर। किसी बच्चे का और डाउट है? चलो ये है सिस्टीन, सिस्टीनिया, ये है सिस्टीनिया, और ये प्रोटीन बन गया अमाइनो एसिड ने, और उन अमाइनो एसिड में सिस्टीन भी थे कुछ अमीनो एसिड, और जो ही बना फिर इसने रिएक्ट किया, इसने इसके साथ रिएक्ट किया, इसने इसके साथ रिएक्ट किया, और जो मैंने ऊपर सिखाया आप लोगों को, और फिर ये वाला बॉन्ड हो गया डाइसल्फाइड बॉन्ड, और ये अमाइनो एसिड जो है दिस विल बी द दिस इज डाइसल्फाइड बॉन्ड है। तो अब आपको याद रखना है कि सिस्टाइन हमेशा प्रोटीन के अंदर बनता है, इसका कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं होता। आर यू डन विद दिस? Yes, sir. So this was regarding the sulfur containing amino acids, cysteine, cysteine, methionine. तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट वाला। सर हाँ जी
हमारा ऑफलाइन का कोई खबर है क्या? हम लोग का ऑफलाइन क्लासेस का कोई खबर है क्या? ऑफलाइन का क्लासेस देखो आप लोग खुद जानते हैं, मतलब ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, तो अब लगभग चांसेस है सितंबर से होने का, क्योंकि अभी शायद जैसे अफवाह हो रहा है कि सितंबर से ऑफलाइन क्लासेस शुरुआत होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है लॉकडाउन वगैरह हटा देगा और जो इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट होगा वो शुरुआत होगा, और उसके बाद सितंबर, मान लो आप सितंबर 1 से शायद पॉसिबिलिटी है ऑफलाइन क्लासेस का। आप लोग को हम तो स्टूडेंट्स ज्यादा नहीं है, बस कैंपस पे आके कर सकते हैं ना क्लास। नहीं नहीं, स्टूडेंट ज्यादा है, लेकिन आपको ये भी पता है कि जिंदगी में कुछ लोग दोस्त होते हैं, कुछ लोग दुश्मन होते हैं, और दुश्मन का हमेशा काम होता है जिंदगी में दखल करना और इंटरफेयर करना। आप लोगों के भले के लिए लाया, और यहाँ पे हो सकता है कोई आया और उसने कंप्लेंट कर दिया कि ये तो बिना जब ऑर्डर के बच्चे पढ़ा रहा है इधर यहाँ पे, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना। हम घूमने आए बोलेंगे। नहीं, वो तो चलता नहीं है ना। अगर आप आएंगे घूमने आएंगे तो फिर जाके जब भी कोई होता है, आजकल तो फेसबुक का सोशल नेटवर्क, आज तो कोई भी रिपोर्टर बनता है। आज जो जिसने जर्नलिज्म किया ही नहीं होगा वो भी रिपोर्टर बन जाता है आजकल। तो इसीलिए हर कोई मोबाइल मोबाइल रख लेगा कुछ, और फिर फेसबुक फेसबुक पे अपडेट कर देगा और ऐसा ही खराबी करेगा। चलो अब ज्यादा दिन बचा नहीं है, कोई टेंशन मत ले लो, आप ऑफलाइन भी स्टार्ट होगा, बट फिलहाल हमें किस पे कंसंट्रेट करना है, ऑफलाइन पे या ऑनलाइन पे? फिलहाल ऑनलाइन पे, फिलहाल ऑफलाइन के बारे में सोचना फिलहाल नहीं। ऑनलाइन पे। हाँ फिलहाल ऑनलाइन पे, तो फिलहाल ऑफलाइन के बारे में सोचना नहीं है, और जो चीजें अवेलेबल हैं पहले उसी को, क्योंकि मैं आपको शायद बताया भी था कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो नींद के समय नींद करते हैं और पढ़ने के समय पढ़ते हैं, और लेकिन जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं वो नींद के समय पढ़ने के बारे में सोचते हैं और पढ़ते के समय क्या करते हैं, नींद कर लेते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को ऑफलाइन के समय ही ऑफलाइन के बारे में सोचना है, और फिलहाल ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन के बारे में सोचना है। तो अगर आप लोग ऑफलाइन के बारे में सोचेंगे तो दैट मीन्स यू आर डिस्टर्बिंग योरसेल्फ, दैट मीन्स यू आर नॉट फोकसिंग राइट नाउ, सो व्हाट इज प्रेजेंट फॉर यू या व्हाट इज अवेलेबल फॉर यू। तो इंशाल्लाह 1 सितंबर से ये चांस है कि शायद शुरुआत होगा ऑफलाइन क्लासेस का, तो लेट्स वेट फॉर द बेटर। तो अब देखो बच्चों, डी वाला जो है ये था रिगार्डिंग सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, तो अब आप लोग लिख लेना एसिडिक अमीनो एसिड्स। एसिडिक अमीनो एसिड्स एंड देयर अमाइड्स। तो इसमें से हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे एसिडिक अमीनो एसिड। For the amino acids, the amino acids that have more than one COH group are called as acidic amino acids. बच्चों अभी तक हमें कितना COH ग्रुप मिला हर किसी अमीनो एसिड में? One. एक। और कितना NH2 मिला? One. वन। लेकिन कुछ अमीनो एसिड ऐसे भी हैं जिसमें एक से ज्यादा COH होगा, तो उनको हम लोग एसिडिक अमीनो एसिड कहते हैं। सो इसमें आप लोग लिख लेना दे आर मोनोएमाइनो या दे आर डाइकार्बोक्सिलिक मोनोएमाइनो डाइकार्बोक्सिलिक मोनोएमाइनो एसिड्स। तो दैट मीन्स 2 COH होता है
और एक अमाइनो ग्रुप होता है, तो इसीलिए कहेंगे डाइकार्बोक्सिलिक मोनो अमाइनो एसिड्स। क्लियर? Yes, sir. तो नेक्स्ट वाला यू कैन राइट देयर आर ग्रुप contains सर COH। फर्स्ट पेज वाला दिखाइए ना। हो गया? चलो लिखो देयर आर ग्रुप कंटेन्स COH ग्रुप। तो जो एग्जांपल लिख लेना आप, एस्पार्टिक एसिड और जिसको हम एस्पार्टेट भी कह सकते हैं, और दूसरा एग्जांपल लिख लेना ग्लूटामिक एसिड और जिसको हम लोग ग्लूटामेट भी कहते हैं। तो स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, C होगा, COH होगा, NH2 होगा, H होगा और CH2 होगा, COH। और ग्लूटामिक एसिड में 2 CH2 होते हैं। This is here aspartic acid और this is here glutamic acid। अब देख लो यहाँ में कितने R ग्रुप है, कितने COH ग्रुप है? अब एक इधर और एक R ग्रुप में, तो यहाँ में भी 2 COH, एक इधर और एक इधर। ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन एक पुराना एडिशन में एनसीईआरटी ने दिया था एक पेप्टाइड का स्ट्रक्चर, उस पेप्टाइड में ग्लूटामिक एसिड दिखाया था, तो इसीलिए ग्लूटामिक एसिड का जाके आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अब बता दो बच्चों, अगर मैं इस एस्पार्टिक एसिड को pH 2 पे रख लूंगा, 2 pH पे, तो क्या होगा इसमें नेट चार्ज? +1 +2 -1 -2। S2. हाँ, -2 2 pH पे, 2 pH पे। तो आप लोग याद ही नहीं रखते, दिमाग लगाने का कोशिश ही नहीं करते आप। अरे 2 पे क्या कहा था? COH होता है, COH, तो पॉजिटिव COH ही रहेगा। नहीं, 2 pH पे क्या कहा था? COH होता है न्यूट्रल ना। लेस देन 2.5, लेस देन 2.5 pH पे COH क्या होता है? COH। COH। और जब ग्रेटर देन 2.5 होगा तो COH क्या रहता है? मतलब ये डिसोसिएट होना स्टार्ट करता है, तो इसीलिए pKa ऑफ COH इज 2.5। बच्चों लेस देन इक्वल टू 9.5 तो क्या होगा? NH3 पॉजिटिव। अगर 9.5 से अबव होगा मतलब ये इसका pKb है, मतलब यहाँ से बेस डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो दैट मीन्स 9.5 से अबव NH2 होगा, 9.5 से बिलो जो है वो होगा NH3 पॉजिटिव। अब बता दो मुझे 2 pH पे क्या होगा एस्पार्टिक एसिड का चार्ज? C डबल बॉन्ड COH ना, C डबल OH ही होगा सर।
अरे चार्ज क्या होगा? +1 +2 -1 -2 न्यूट्रल ना। +1 होगा। ये न्यूट्रल होगा, ये न्यूट्रल होगा, लेकिन NH2 क्या आएगा? NH3 पॉजिटिव। जरा बच्चों न्यूट्रल पीएच पे क्या होगा इस पे चार्ज? न्यूट्रल पीएच पे चार्ज न्यूट्रल होगा, कुछ मिलेगा। कैसे न्यूट्रल होगा भाई? सर C डबल बॉन्ड O माइनस होगा। नेगेटिव हाँ। होगा सर, नेगेटिव। वेरी गुड, नेगेटिव होगा। कितना नेगेटिव? -1 नेगेटिव या -2 नेगेटिव? -2 नेगेटिव होगा सर। नहीं, -1 नेगेटिव होगा, क्योंकि 7 पे NH2 क्या होगा? NH3 पॉजिटिव। 7 पे NH2 क्या होगा? NH3 पॉजिटिव। 7 पे COH क्या होगा? CO नेगेटिव। 7 पे COH क्या होगा? CO नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा? कैंसल। बचा क्या? एक नेगेटिव चार्ज। और वो एक नेगेटिव चार्ज होगा, वो फिर हम कहेंगे कि इट इज नेट नेगेटिव चार्ज इनसाइड द बॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी में कौन सा पीएच जनरली होता है? न्यूट्रल पीएच ही होता है। अब आप लोगों को ये समझ आया या नहीं? चलो अब ये बता दो मुझे, 10 पे क्या होगा? 10 पे मैं देखूंगा अब समझ आया आप लोगों को या नहीं। 10 pH में लूंगा, व्हाट विल बी द नेट चार्ज? -2। वेरी गुड, -2 होगा। तो 10 पे ये क्या होगा? CO नेगेटिव। ये क्या होगा? CO नेगेटिव। 10 पे क्या रहेगा? ये NH2 ही रहेगा। तो दैट मीन माइनस और माइनस कितना हो गया? -2 हो जाएगा। तो अब आप इसमें लिख लेना, एसिडिक अमाइनो एसिड्स है, एसिडिक अमाइनो एसिड्स है नेट नेगेटिव चार्ज, net negative charge in our body, बिकॉज हमारे बॉडी में ज्यादातर कौन सा पीएच रहता है? एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल रहता है? न्यूट्रल ही रहेगा। तो न्यूट्रल पीएच पे क्या होगा? इनका चार्ज नेगेटिव चार्ज ही होगा। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोटीन्स rich in acidic amino acids are called as acidic proteins. और जैसे आप लोगों ने सुना होगा एंटी फर्टिलाइजिंग, और बच्चों ये एंटी फर्टिलाइजिंग जो है प्रोटीन होता है स्पर्म के हेड पे, प्रोटीन स्पर्म। और वहां आपको लिखना पड़ता है कि एंटी फर्टिलाइजिंग इज अ एसिडिक प्रोटीन। मींस इसमें कौन से अमाइनो एसिड ज्यादा होंगे? एसिडिक अमाइनो एसिड्स। जिसमें एसिडिक अमाइनो एसिड ज्यादा होगा वो होगा एसिडिक प्रोटीन, और एग्जांपल है एंटी फर्टिलाइजिंग। Are you done with this? Yes, sir. So this was regarding the acidic amino acids. अब बता दो मुझे अल्कोहलिक अमाइनो एसिड का एग्जांपल, बिना देखे कॉपी। Serine. वेरी गुड, सीरीन और 309. 309। जरा बच्चों सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड का नाम बताओ। Cysteine, Cysteine. methionine and cysteine. Methionine. चलो बता दो, वेलिन एसेंशियल अमीनो एसिड है या नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड? Valine essential. गुड, एसेंशियल। हाँ, जरा टायरोसिन एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल है? Non-essential. नॉन एसेंशियल। अमाइनो एसिड में लो पीएच पे कौन सा चार्ज रहता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव। और हाई पीएच पे क्या रहेगा? Negative. नेगेटिव। जरा ज़्विटर आयन जो है कौन सा चार्ज रहता है ज़्विटर आयन पे? Both positive and negative. बहुत पॉजिटिव। कोई बच्चा कुछ कह रहा है? किसी बच्चे का कोई डाउट है? हसीना
अनीश अनीश कुछ कह रहा है? चलो नो ठीक है। सर, हाँ तो कुछ अब कीजिए। आप लोग इसको रिवाइज करते रहना, मेहनत कर लेना थोड़ा, क्योंकि मेहनत के बगैर तो पॉसिबिलिटी नहीं है इन सबको याद रखना। तो आप लोगों को खुद पता चल रहा है, जब तक ना प्रैक्टिस करेंगे तब तक परफेक्शन नहीं आएगा। सो हाँ प्रैक्टिस सर। कर लो, रिवाइज कर लो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो और एकदम से परफेक्शन आएगा। कोई बच्चा ये सर नहीं रखना है कि एक बार दो बार पढ़ने से याद होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लेकिन आपको पहली बार शुरुआत करना है। आप लोगों को कब तक तैयार होना है? लगभग नेक्स्ट मई तक, है ना? यस है ना? सर। तो अब जो एक साल का जो काम है, क्या बच्चों वो एक महीने में हो पाएगा? नहीं। तो इसीलिए नो। एक महीने में जो काम है वही कर लो आप। जो एक महीने का काम है वही कर लो आप मत सोचो एक साल के बारे में। तो मैक्सिमम बच्चा क्या गलती करता है, वो एक साल के बाद में क्या होगा उसी के बारे में सोचता है, लेकिन आज दिन में क्या होना चाहिए उसके बारे में सोचता ही नहीं है। तो इसीलिए आज का काम है रिवाइज कर लो, प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और धीरे 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 आप लोग नेक्स्ट मई तक परफेक्ट एक कैंडिडेट तैयार हो जाएंगे। सो शुड आई एंड द मीटिंग नाउ? सर एक डाउट था सर। हाँ जी बोलो। सर वो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर आपने बोला था, उसमें सर फ्री सीएचओ ग्रुप हुआ सर, समझ नहीं आया। फ्री सीएचओ ग्रुप मतलब जब फ्री होता है सीएचओ तो ग्रुप क्या होगा, जैसे ये रिंग स्ट्रक्चर है ना, अब ये रिंग स्ट्रक्चर में अगर सपोज हम लोग कहेंगे ग्लूकोज का है, तो ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर तो यहाँ में 1 पे क्या होता है, सीएचओ, है ना? तो अब हाँ अगर आपने कहा, आप यहाँ में देखो, अगर ये 4 है और ये 4 किसी के 1 के साथ अटैच है ना? तो दैट मीन्स 1 पे क्या होता है, 1 पे क्या होता है, सीएचओ, और यहाँ पे भी क्या है, सीएचओ। अब ठीक आप है। कहेंगे सर ये वाला सीएचओ जो 1 का है ये तो 4 के साथ बिजी है, और लेकिन ये वाला सीएचओ जो 1 पे है ये फ्री है, इस पे कोई भी अटैक करके वो खुद रिड्यूस हो जाएगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो जैसे अगर कोई आया और ये ना रिंग खुल जाएगा, और ये रिंग खुल जाएगा ऐसे, जैसे मैं आपको बता दूं, और ये एकदम से ऐसे हो जाएगा, वापस वैसे ही सीएचओ बनेगा, और फिर ये सीएचओ खुद जाके या तो रिड्यूस हो सकता है या तो ऑक्सीडाइज होगा। तो दैट मीन्स इसमें फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप करके जिसमें होगा वो रिड्यूसिंग होता है, और जिसमें फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं होगा वो नॉन रिड्यूसिंग होगा। और जिसमें भी 1,4, अगर 2 ग्लूकोज है तो 1,4 होगा, तो दैट मीन्स दूसरे ग्लूकोज का 1 फ्री है, मीन्स फ्री है। अगर 2 ग्लूकोज है 1,1 लिंकेज होगा, तो दैट मीन्स दोनों एल्डिहाइडिक ग्रुप बंद है। अगर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होगा और 1,2 लिंकेज होगा, ग्लूकोज का 1 होगा, फ्रुक्टोज का 2 होगा, तो दैट मीन्स 2 पे फ्रुक्टोज का कीटोनिक ग्रुप होता है और ग्लूकोज के 1 पे एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा। तो दैट मीन्स वहां में ना फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप है ना वो कीटोनिक ग्रुप है, तो दैट मीन्स वो शुगर रिड्यूस नॉन रिड्यूसिंग होगा। अब समझ आया? यस सर। चलो थैंक यू आई विल सर। एंड दिस मीटिंग नाउ, टेक केयर।